भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत का दर्जा देने का ऐलान किए जाने का विरोध किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे की कोशिशों को स्वीकार नहीं करता, इसे तत्काल खाली किया जाए। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ कमांडर सैफुल्लाह को मार गिराया है। सैफुल्लाह को रियाज नैकू के मारे जाने के बाद हिजबुल ने चीफ कमांडर बनाया था। जानकारी के मुताबिक सैफुल्लाह को श्रीनगर के रंगरेत इलाके में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया। बल्लभगढ़ में निकिता को इंसाफ दिलाने के लिए बुलाई गई महापंचायत ने उग्र रूप ले लिया। महापंचायत में आए कुछ युवा उत्तेजित हो उठे और उन्होंने दशहरा मैदान के साथ लगते दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। कुछ शरारती तत्वों ने नेशनल हाईवे पर कुछ दुकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद गुस्साए दूसरे पक्ष ने पथराव कर दिया। हालात बिगड़ते देख पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने सर्वजातीय महापंचायत की आड़ में उत्पात मचाने वाले 30 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से कई लड़के नोएडा, पलवल, गुड़गांव और आसपास के रहने वाले हैं। उपद्रवियों की पहचान सीसीटीवी कैमरों और मोबाइल फोन में ली गई वीडियो तस्वीरों से की जा रही है। इस हिंसक झड़प में 20 पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर है। लखनऊ का चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट अब अदानी समूह देखेगा। करार के मुताबिक आज से अगले 50 सालों तक अदानी समूह लखनऊ एयरपोर्ट का संचालन करेगा। समूह प्रबंधन, वित्तीय मामलों के फैसले लेगा। 3 साल तक एयरपोर्ट प्रशासन के साथ काम करेगा। बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान होना है, जिसमें 94 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी। वहीं चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने ताबड़तोड़ रैलियां की। पीएम मोदी ने कल 4 रैलियां की और विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में बिहार में जंगल राज के मुद्दे को जमकर उछाला। वहीं तेजस्वी और राहुल गांधी की जोड़ी की तुलना अखिलेश और राहुल के यूपी के गठबंधन से की। पीएम मोदी ने कहा कि एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ डबल युवराज है। तो वहां का एक युवराज अब जंगल राज के युवराज से आकर के मिल गया। अब वो यहां दोनों हाथ हिला रहे हैं। एनडीए के डबल इंजन पर लालू यादव ने तंज कसा है। लालू के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि ये डबल इंजन नहीं, ट्रबल इंजन है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने के वक्त डबल इंजन कहां था। तेजस्वी यादव भी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। नालंदा की रैली में एक बार फिर अफरा तफरी का माहौल हो गया, जिसके बाद तेजस्वी को जल्द सभा खत्म करके लौटना पड़ा। वहीं पटना में तेजस्वी ने नीतीश की उम्र को लेकर तंज मारा तो रोजगार को लेकर पीएम मोदी से 11 सवाल पूछे। बीजेपी और नीतीश कुमार जी की सरकार ने जारी किया है, जो कि सरकारी कर्मचारियों को 50 साल में रिटायरमेंट की बात कही है। खुद 70 से प्लस हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोपालगंज के बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, जिसे लेकर राजनाथ सिंह ने 370 और राम मंदिर का जिक्र किया। वहीं नीतीश कुमार को बेदाग नेता बताया। बिहार की रैलियों में ग्लैमर का तड़का भी देखने को मिल रहा है। भागलपुर में बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने पिता के लिए वोट मांगे। वहीं मनेर में निरहुआ ने एनडीए के लिए वोट मांगे। निरहुआ ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग जंगल राज के युवराज हैं। बिहार के अमौर विधानसभा क्षेत्र में एआईएमआईएम की गाड़ियों पर हमला हो गया। हमले में 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जिसके शीशे टूट गए। इस मामले में एआईएमआईएम सांसद इम्तियाज जलील ने अमौर से महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल जलील मस्तान पर आरोप लगाया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच याचिका पर सुनवाई करेगी। चुनाव आयोग ने कमलनाथ से कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया, जिसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद पर कानून बनाने के ऐलान ने सियासत तेज कर दी है। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा है कि उन्हें कानून की कोई समझ नहीं है और अक्सर वो हर मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देते हैं। अब लव जिहाद की ये योगी बात कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मगर इनको संविधान नाम की चीज न समझ में आती, न उनको कुछ मालूम। हरियाणा सरकार ने भी योगी आदित्यनाथ के लव जिहाद कानून बनाने के फैसले का समर्थन किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा में भी इस तरह के कानून लाने की बात कही है।
वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि इस पर जल्द ही बैठक होगी, जहां कानून को लेकर रूपरेखा तैयार की जाएगी। यूपी के जालौन में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपों के मुताबिक कांग्रेस जिला अध्यक्ष लगातार 2 लड़कियों से छेड़खानी कर रहे थे, जिसके विरोध में लड़कियों ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष को सरेराह पकड़ लिया और जिला अध्यक्ष की जमकर पिटाई की। ये तस्वीरें तब की हैं जब कांग्रेस जिला अध्यक्ष को लड़कियां पीट रही थीं। पिटाई की ये तस्वीरें सामने आने के बाद पुलिस एक्शन में आई। पुलिस ने अब मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में लग गई है। राजस्थान के सिरोही में स्वरूपगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आगरा से सूरत ले जाई जा रही चांदी, सोने और हीरों समेत महंगे ज्वेलरी स्टोन्स की एक बड़ी खेप जब्त की है। नाकेबंदी के दौरान जब्त की गई इस खेप में करीब 350 किलो चांदी, 500 ग्राम सोना और हीरे समेत 2 किलो से भी ज्यादा ज्वेलरी स्टोन है। इसे एक निजी बस के जरिए सूरत ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक जितनी ज्वेलरी पकड़ी गई है, इनकी कीमत करीब 3 करोड़ है। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। झांसी के प्रेम नगर में दबंगों ने घर में घुसकर एक दलित परिवार को जमकर पीटा, जिसके बाद दबंगों ने दलित परिवार से 10,000 रुपए इसलिए मांगे ताकि नल का शुद्धिकरण किया जा सके। दलित परिवार पैसा नहीं दे सका तो दबंगों ने घर में घुसकर दलित परिवार को जमकर पीटा। अब पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। रायबरेली में यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कांस्टेबल एक आरक्षी के भाई के साथ बुलेट पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक अनियंत्रित ट्रैक्टर से उनकी टक्कर हो गई। हादसे में कांस्टेबल और पीछे बैठा शख्स बुरी तरह घायल हुए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान कांस्टेबल की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के पन्ना में एक शिक्षक को जमकर पीटा गया। बताया जा रहा है कि शिक्षक का एक शख्स से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इस झगड़े की बात थाने तक पहुंची थी और थाने से दोनों के बीच सुलह समझौता भी करा दिया गया था, मगर थाने से लौटने के बाद आरोपी ने एक बार फिर शिक्षक पर हमला बोल दिया। शिक्षक पर लाठी डंडे से हमला किया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई। शिक्षक को इलाज के लिए कटनी रेफर किया गया है। गोरखपुर में पुलिस ने एक महिला गैंगस्टर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि महिला गैंगस्टर अपनी पोती का जन्मदिन मनाने के लिए गोरखपुर आई थी, मगर इस जन्मदिन की पार्टी में गोलियां चली और 2 लोगों को लग गई। जिन्हें गोलियां लगी वो भी गैंगस्टर के साथी हैं। दोनों को गुपचुप तरीके से अस्पताल ले जाया गया, मगर पुलिस को खबर लग गई। पुलिस ने पड़ताल की तो गैंगस्टर पकड़ी गई। सहारनपुर पुलिस के हत्थे 10 शातिर ठग चढ़े हैं। जानकारी के मुताबिक ये शातिर ठग गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर उनसे आधार कार्ड लेते थे। उसी आधार कार्ड से ये सिम कार्ड लेते थे और नंबर के जरिए ऑनलाइन धोखाधड़ी करते थे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा तो मालूम चला कि अब तक इन्होंने करीब 1400 पेटीएम अकाउंट से लेन देन किया है। पुलिस ने फिलहाल सभी अकाउंट के करीब 53 लाख रुपए सीज कर दिए हैं और ठगों से बाकी की जानकारी जुटा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी समारोह में उस वक्त चीख पुकार मच गई जब आतिशबाजी के दौरान धमाका हुआ और उस धमाके में 4 बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। बताया जा रहा है कि शाहपुर क्षेत्र के पलड़ी में शादी समारोह के दौरान भयानक तौर पर आतिशबाजी की जा रही थी। इसी दौरान बारूद से धमाका हुआ, जिनमें 4 बच्चे घायल हुए हैं। बच्चों को तुरंत ही अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। हावड़ा में पुलिस ने 2 चेन स्नेचर को गिरफ्तार किया है। आरोपों के मुताबिक आरोपियों ने एक महिला की चेन छीनी और फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए सीसीटीवी का इस्तेमाल किया। पुलिस की मुस्तैदी और लगातार कोशिश से
आखिरकार पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक शादीशुदा शख्स ने अपनी प्रेमिका को बेरहमी से मार डाला। आरोपों के मुताबिक प्रेमी शादीशुदा होने के बावजूद प्रेमिका के साथ रह रहा था। इसी बात को लेकर प्रेमिका से आरोपी की लड़ाई हुई और उसने प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया। प्रेमिका का कत्ल करने के बाद आरोपी ने जाकर खुद ही थाने में सरेंडर कर दिया और अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आईपीएल में एक बार फिर से पंजाब को झटका लगा। करो या मरो के मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब चेन्नई सुपर किंग्स से हार गई। इसके साथ ही पंजाब की प्ले ऑफ में पहुंचने की उम्मीद खत्म हो गई है। चेन्नई के बाद पंजाब का भी आगे का रास्ता बंद हो गया। किंग्स 11 पंजाब की 8वीं हार रही। कल के अहम मुकाबले में चेन्नई ने पंजाब को 8 विकेट से हरा दिया। चेन्नई ने पंजाब को 153 रनों पर रोक दिया। वो दीपक हुड्डा ने आखिरी पलों की धमाकेदार पारी खेल पंजाब की लाज रखी, वरना नौबत ऐसी थी कि 100 रन भी न बन पाते। हुड्डा ने 62 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली। चेन्नई की ओर से निगिदी ने 3 विकेट लिए, जबकि इमरान ताहिर, जडेजा और शार्दुल को 1-1 विकेट मिला। 154 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की टीम को सलामी बल्लेबाजों ने बेहतरीन शुरुआत दी। ऋतुराज गायकवाड़ और फॉफ ड्यूप्लेसिस ने 82 रनों की पारी खेली। लगातार तीसरी हाफ सेंचुरी जोड़ने वाले गायकवाड़ ने नाबाद 62 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। आईपीएल के दूसरे करो या मरो मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स राजस्थान रॉयल्स पर भारी पड़ी। इस मुकाबले में कोलकाता ने राजस्थान को 60 रनों से हरा दिया। इस हार के साथ ही राजस्थान प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। इस जीत से कोलकाता के प्लेऑफ में जाने की उम्मीद बनी हुई है। कप्तान इयोन मोर्गन के नाबाद अर्धशतक की बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने 7 विकेट पर 191 रन बनाए। मॉर्गन ने 35 गेंदों में 6 छक्के और 5 चौकों की मदद से 68 रनों की पारी खेली। राहुल त्रिपाठी ने 49 और शुभमन गिल ने 36 रनों की अच्छी पारी खेली। नाइट राइडर्स के बल्लेबाजों ने अंत में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। अंतिम 7 ओवर में 91 रन बनाए। 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान की टीम कभी भी मैच में नहीं रही। शुरू से ही विकेट गिरते चले गए। पैट कमिंग्स ने 4 विकेट लेकर राजस्थान की कमर तोड़ दी। आधी टीम तो 37 रनों पर पवेलियन लौट गई थी। पूरी टीम 131 रन ही बना पाई। अमेरिका में 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अंतिम दौर में पहुंच गया है। राष्ट्रपति ट्रंप और जो बाइडेन जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने अपने पति के लिए वोट मांगा। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पद से हटाने के लिए भारी विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। यरूशलेम की सड़कों पर उतरे हजारों लोगों ने जमकर बवाल काटा और पीएम नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग की। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का आरोप है। दक्षिणी इराकी शहर बसरा में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच भारी हिंसा हुई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने जहां जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की, वहीं बेकाबू प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और गोलियां चलाई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ अरब देशों में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। वेस्ट बैंक में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि राष्ट्रपति मैक्रों ने पैगंबर साहब का अपमान किया है। थाईलैंड में राजशाही का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। बैंकॉक में राज परिवार की ओर से आयोजित ग्रेजुएट सेरेमनी का छात्रों ने बहिष्कार किया। साथ ही छात्र थाईलैंड के राजा के पोर्ट्रेट को अपमानित करते हुए नजर आए। ये छात्र राजशाही में सुधार की मांग कर रहे हैं। ग्रीस में कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए सरकार ने दोबारा कर्फ्यू का ऐलान किया है। नए आदेश के मुताबिक मंगलवार से 1 महीने तक पूरे देश में कर्फ्यू लगा रहेगा। ये कर्फ्यू शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कोरोना महामारी की वापसी के बाद ऑस्ट्रिया में हालात बिगड़ने लगे हैं। संक्रमण पर काबू पाने के लिए सरकार ने 2 हफ्तों के लिए आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया है। रेस्तरां, बार और मनोरंजन सुविधाएं इस दौरान बंद रहेंगे।
साथ ही रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू लगा रहेगा। पुर्तगाल में बेकाबू होते कोरोना वायरस को काबू में करने के लिए सरकार ने दोबारा लॉकडाउन का ऐलान किया है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक 4 नवंबर से देश के ज्यादातर हिस्सों में लॉकडाउन लागू होगा। पिछले 3 दिनों से यहां हर रोज 4000 से ज्यादा नए लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दुनिया भर में कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 12 लाख से ज्यादा हो गई है, जबकि 4 करोड़ 63 लाख लोग संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि दुनिया के कई देशों में कोरोना की दूसरी लहर देखी जा रही है, जिससे हालात और खराब होंगे। ग्रीस और टर्की में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या 39 हो गई है, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हैं। टर्की के राष्ट्रपति के मुताबिक अभी भी मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। फिलहाल युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है।